हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग इस वीडियो के बाद अपने अकाउंट्स का रिवीजन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। पार्ट ए मैंने करा दिया, एनपीओ करा दिया, रिडम्पशन करा दिया, पार्ट बी पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास 45 मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें पार्ट सी का पूरा रिवीजन करा दूंगा, एवरीथिंग, हर एक चीज़। और बहुत सिंपल है क्लास। कैश फ्लो के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि यार वो थोड़ा सा घुमा के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बट ओवरऑल बाकी चीज़ें क्लास इजीली देखते ही आप बना लोगे, बहुत सिंपल आएंगे, ठीक है। बाकी आई होप आपने एसपीसी से ऐप से मॉक जरूर बना लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज रात को अपना पूरा का पूरा रिवीजन खत्म कर लो अकाउंट्स का। कल सुबह लाइव मिलते हैं, बीएसटी का पूरा रिवीजन करेंगे 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट। तो हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड पार्ट, यानी कि फाइनेंशियल वाली जो बुक है उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर्स उसके अंदर है सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले एक चीज रह गई थी जो कि थी क्लास बाय बैक ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना क्लास, ये मैंने क्लास आपको कराया नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि इसके नोट्स रेडी नहीं है, बट अब मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंडीशन ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर। आपको पता है इक्विटी शेयर्स का बाय बैक होता है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं क्लास, वो कभी भी, इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो वो कभी भी रिडीम नहीं होते, उसकी बायबैक ही होता है इक्विटी शेयर्स का। तो बायबैक के कुछ कंडीशंस है और यहाँ पे क्लास आ सकता है कौन सा कंडीशन सही है कौन सा कंडीशन गलत है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए क्लास, और मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। पहली चीज, बायबैक ऑफ शेयर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर आप 10% तक बायबैक करते हो तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन जो है उससे पास हो जाएगा। अगर कंपनी अपने 10% शेयर्स बायबैक करती है तो बोर्ड का जो रेजोल्यूशन है ना, बोर्ड के लोग जो बोलते हैं उस हिसाब से पास हो जाएगा और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 10% से ऊपर अपने शेयर्स को मार्केट से बायबैक करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, स्पेशल रेजोल्यूशन वो पास होना चाहिए और आर्टिकल में भी लिखा होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने शेयर्स, तो जो पेड अप कैपिटल है ना, मैक्सिमम उसका 25% ही बायबैक कर सकते हो। अपने सारे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल और रिजर्व। तो आपका जो फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है और जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% ही बायबैक कर सकते हो। जब मैं मतलब पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी कैन बायबैक ओनली फुल्ली पेड अप शेयर, ये मैंने बताया था क्लास। फुल, एक तो 25% मैक्सिमम हो गया, दूसरा फुल्ली पेड अप, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, बस 10% के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। बायबैक के बाद तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो आइडियल 2:1 होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली बात है क्लास, कंपनी मस्ट डिक्लेयर, कंपनी क्लास एक SH9 का एक फॉर्म होता है, इंसॉल्वेंसी फॉर्म के, यार हम इंसॉल्व नहीं होंगे और उसको क्लास साइन कराने एटलीस्ट 2 डायरेक्टर से, ठीक है, और जिसमें से एक कम से कम MD होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं अगर आप बायबैक करते हो, तो ये ध्यान रख के याद करके जाना, ये पेपर में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, बेचा और कैश मिल गया, ये पूरा पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल का होता है। अगर नहीं गिवन होता जनरली तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का मानते हैं। हेडिंग सब हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं क्लास इससे आते हैं पेपर में क्वेश्चन। कॉल्स इन एरियर सॉरी, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस होता है। शेयर फॉरफिट कैपिटल, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में प्लस होता है। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड और ड्यू, या इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो भी है वो सारा का सारा करंट लायबिलिटी है। सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड हो गया क्लास, ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर है, बॉन्ड है, लोन्स है, ये सारे मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है लॉन्ग टर्म, सॉरी सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस मतलब नेट लॉस, तो लॉस का भी मेन हेड वही है शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व एंड सरप्लस से बस ये माइनस होके आता है, बाकी चीजें प्लस होती है। प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में प्लस होके आता है, प्लस का फिगर रहता है, लॉस माइनस का। पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है ट्रेड पेबल। इससे आएगा हेडिंग सब हेडिंग से क्वेश्चन, और बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, टाइम बहुत बचेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश
क्रेडिट, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, करंट असेट का मेन हेड है, सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाते हैं। लूज टूल, स्टोर, स्पेयर, ये सब करंट असेट है, सब हेड है इन्वेंट्री। ध्यान रखना इन्वेंट्री के अंदर आता है लूज टूल, स्पेयर वगैरह, जिसे करंट असेट में क्लास हम नहीं काउंट करते। अनक्लेम डिविडेंड की तरह अनपेड डिविडेंड, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करते हैं ना, उसमें जो प्रीमियम है, ध्यान समझना, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, और टीएस ग्रेवाल में लिखा है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो मैं रेकमेंड करूंगा एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, अदर नहीं लगेगा उसमें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन जो डिमांड पे आप रीपेबल करते हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस मतलब क्या होता है क्लास, कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है, नॉन करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, इसका सब हेड आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर टेंजिबल एसेट अभी बन रहा है तो ये आएगा नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, उसके अंदर आएगा क्लास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि टेंजिबल एसेट है ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। कैश और बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुडविल, माइनिंग राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, और सामने आएगा यानी ये इंटेंजिबल है। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट तो नाम है पूरा का पूरा, फिर उसके आगे पीपीई यानी टेंजिबल, उसके आगे इंटेंजिबल्स यानी कि इंटेंजिबल एसेट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड क्लास कंटिंजेंट लायबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, यानी कि फुट नोट में आता है, बैलेंस फुट नोट में आता है। कहाँ पे आता है? फुट नोट में, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट था उसका क्लास अगले 12 महीने में हम पेमेंट कर रहे हैं, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर क्लास अदर करंट लायबिलिटी। एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो अगर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है तो एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी, वो आप फॉलो करना। मॉर्गेज लोन नॉन, बिल्कुल डिपॉजिट्स की तरह है, पब्लिक डिपॉजिट की तरह, बॉन्ड की तरह, डिबेंचर की तरह, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रीपेड इंश्योरेंस, इवन जो डिबेंचर सस्पेंस होता है ना, वो भी इसी के अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, अदर करंट एसेट है, ठीक है। ये हेडिंग सब हेडिंग सारे बता दिए क्लास, ध्यान रखना। लाइव स्टॉक क्लास नॉन करंट एसेट है, पीपीई के अंदर टेंजिबल्स है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखेंगे, इंटेंजिबल होता तो इंटेंजिबल लिखते। मैच्योर डिबेंचर्स क्लास करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, जो डिबेंचर मैच्योर हो गए। सब हेड ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस विद बैंक, चेक ड्राफ्ट, चेक जो है या ड्राफ्ट है ऑन हैंड, कैश इन हैंड, क्लास ईयरमार्क, बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज अ मार्जिन मनी, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12, देखो बैंक की डिपॉजिट अगर 12 महीने ज़्यादा की मैच्योरिटी भी है तो वो भी सारा का सारा किसके अंदर आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, करंट इन्वेस्टमेंट जो पहले ही हेडिंग होती है, आप ना इस चैप्टर में ना हेडिंग सब हेडिंग बस याद रखना कि हेडिंग और कैसे अरेंज करना है लाइन बाय लाइन, ध्यान रखना, सुनो मेरी बात, हेडिंग लाइन बाय लाइन कैसे अरेंज करना है सारे हेडिंग को, वो ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, सब 12-12 महीने के अंदर की अगर है तो वो सब किसके अंदर आता है? करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करता है, हमें क्लास चाहिए फ्यूचर, ये बताता है हिस्ट्री। इसके अंदर क्लास अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, लाइक एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, मेथड्स, तो अजम्पशन लिए जाते हैं जिसकी वजह से क्लास वैल्यू एस्टिमेट होती है, अंदाजा लगाया जाता है कई सारा। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग फॉलो की जाती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है और हर चीज़ हिस्ट्री की कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। जब आपने खरीदी तब रिकॉर्ड की जाएगी, भैया आज वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आज पे रिकॉर्ड नहीं करते, पास्ट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, पुरानी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे 3 टूल्स है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस किस तरीके से होता है? बाहर वाले जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। कंपनी के अंदर के लोग यानी कि हम लोग जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं क्लास इंटरनल एनालिसिस।
हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, ध्यान रखना क्लास HD, ध्यान रखना क्लास HD, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। ये क्लास कंपैरिजन करता है नंबर ऑफ ईयर्स में, सेवरल ईयर्स में, किसी एक को बेस ईयर मान के चलता है ये। इसको ट्रेंड एनालिसिस ही बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास इसके एग्जाम्पल्स हैं। वर्टिकल को बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस, और ये बेसिकली ना एक साल का ही फिगर लिया जाता है, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ही बोलते हैं। रेशियोज और कॉमन साइज स्टेटमेंट इसके एग्जांपल है। रेशियो और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है इसके एग्जांपल्स है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डायनामिक HD और वर्टिकल क्या है, स्टैटिक है, वो टाइम सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल, ये 1 ईयर है, ये सेवरल ईयर्स के अंदर डेटा लेता है, इसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। इंट्रा फर्म, जब आप अपना कंपैरिजन खुद से कर रहे हो, अपने पुराने फाइनेंशियल डेटा से कर रहे हो तो इंट्रा फर्म। अब अपना कंपैरिजन किसी और से कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म। कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत सिंपल है, क्लास में बता देता हूं। सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब बनाते हो ना, चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा चीजें निकालनी पड़ती हैं। पहला है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। जब उसी तरीके से आप कॉमन साइज बनाते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि पिछले से हमारा कितना बढ़ा है, कितना घटा है, पिछले साल से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, नंबर्स में और परसेंटेज में, एब्सोल्यूट में भी और परसेंटेज में भी। और कॉमन साइज में भी दो चीजें बनती हैं। सबसे पहला है कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है, इसमें हम लोग टोटलिंग को बेस मानते हैं। हम हर एक फिगर को बैलेंस शीट की टोटलिंग से डिवाइड देते हैं, इनटू 100 करते हैं। इसमें टोटलिंग आएगी 100%, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में हर एक फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देते हैं, तो ये आएगा 100%। हम मानते हैं हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 5 लाख है, तो इस 5 लाख का कितना परसेंट है, मतलब कि इंटरेस्ट इनकम कितना परसेंट है, इस 5 लाख का अदर इनकम कितना परसेंट है, इस 5 लाख का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, बाकी अदर परसेंटेज जो भी, बाकी अदर जो फिगर्स है वो इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, ये बेस है। हम इसी से कंपेयर करेंगे हमेशा। ये होता है कॉमन साइज। इसमें जो दोनों कॉलम बनते हैं ना, वो दोनों ही परसेंटेज का बनता है, परसेंटेज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज करंट ईयर। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे शुरू से एंड तक, टोटलिंग को बेस मानते हैं कि बैलेंस शीट की जो टोटलिंग है वो बेस है, वो 100% है। फिर बाकी सारी चीजें उसका कितना परसेंट है, लाइक शेयर होल्डर फंड 5 लाख है और जो टोटलिंग है वो मान लो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 5% जो है वो शेयर होल्डर फंड है। हमें ये परसेंटेज पता लग जाता है बस, और कुछ नहीं। सारी फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है, यहाँ पे सारी फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, जबकि कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास अकाउंटिंग रेशियो। अब यार ये अकाउंटिंग रेशियो में ना तुम्हें क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से अच्छे से क्लास सारी चीज़ मेरी सुनना कि क्या क्या पूछा जा सकता है अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर है, भर भर के इंफॉर्मेशन है, भर भर के थियोरी है। तो अभी अगर आपको बोला जाए सारी थियोरी करो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ क्लास, जो रिविजन करा रहा हूँ, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आराम से क्लास आपका अकाउंटिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना जो मैं क्लास बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो, अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास अरिथमेटिक, मतलब कि एक तरीके से P/Q के फॉर्म में 2 अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रखी जाती है। इसका आंसर टाइम्स में भी आता है, प्योर रेशियो में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आता है, परसेंटेज में भी आता है। कुछ नए रेशियोज में उसकी बात भी यहाँ पे करूँगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, रेशियो क्लासीफाई करना है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एक्टिविटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जानने के लिए सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म तक हमारी कंपनी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, शॉर्ट टर्म में हमारी कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, उसको जानने के लिए होता है। ये परसेंटेज में आता है क्लास, ये टाइम्स में आता है, ये क्लास प्योर रेशियो और फ्रैक्शन, दोनों प्योर रेशियो और फ्रैक्शन में आते हैं। अब तुम्हें सवाल क्या पूछा जाता है आमतौर पे कि लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं या उसका फॉर्मूला, सॉल्वेंसी के अंदर क्या क्या आता है उसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें तो मेरे को रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो आते हैं,
करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट रेशियो निकालते वक्त करंट एसेट के अंदर लूज टूल स्टोर स्पेयर को नहीं लेना है, और करंट रेशियो का आइडल रेशियो है 2:1, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो है 1:1। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। टोटल डेट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर डिबेंचर्स आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स आता है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लास क्विक रेशियो, मैंने बता दिया क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आइडल रेशियो है 1:1, यही दो इसके अंदर है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट मैंने बता ही दिया क्लास, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, उसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नेक्स्ट है इसका आइडल रेशियो 2:1 है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है क्लास ये डेट टू इक्विटी रेशियो। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। इसके बाद है क्लास टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद है क्लास प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 लाख, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 लाख और टैक्स है 10%, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? ये जो 9 लाख है 10% टैक्स देने के बाद ये 90% है, इंटू 10 करोगे तो आपका क्लास टैक्स निकल के आएगा। 0 से 0 कट गया क्लास, ये आ गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख जो आ गया क्लास वो क्या आ गया? 1 लाख टैक्स आ गया, टैक्स आ गया 1 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 लाख रुपए का, प्लस 1 लाख टैक्स निकाल दोगे, 10 लाख आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा डिबेंचर पे 9% डिबेंचर 10% डिबेंचर, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे इसमें, तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात ध्यान रखना, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास इसके अंदर एक्टिविटी रेशियो। इसके अंदर सबसे पहले आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्लोजिंग ओपनिंग ना दियो, खाली इन्वेंट्री दियो, तो आप COGS अपॉन इन्वेंट्री ही लगा दोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, है ना, ये सारे पावर एंड फ्यूल, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस एंड सैलरी या खाली वेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस डिवाइड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा क्लास आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स में से कैश सेल घटा दोगे, सेल्स रिटर्न घटा दोगे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स होता है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? टोटल परचेज में से कैश परचेज घटा दोगे, और टोटल परचेज में से कैश परचेज घटा दोगे और परचेज रिटर्न घटा दोगे, तो नेट क्रेडिट परचेज निकल आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं क्लास इसके अंदर, अगर आपने उधार बेचा तो कुछ कलेक्शन पीरियड भी होगा। अगर आपने उधार बेचा है तो कुछ कलेक्शन पीरियड भी होगा। क्या होगा कलेक्शन पीरियड? 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज। अब डेट अगर आपने उधार लिया है तो कुछ ना कुछ पेमेंट पीरियड भी होगा, ठीक है। 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ या 365 डेज। ये बात आप ध्यान रखना कलेक्शन पीरियड और पेमेंट पीरियड में, ठीक है। यानी कि ये पलट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आ जाएगा। आंसर महीने में देखना चाहते हो 12 से मल्टीप्लाई करो, दिन में देखना चाहते हो 365 से मल्टीप्लाई करो। पेमेंट पीरियड में भी नेट क्रेडिट परचेज नीचे आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल ऊपर आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ्स में आंसर आएगा। डेज से करना चाहते हो 365 दिन से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन कहता है साल में 360 दिन होते हैं तो 360 से मल्टीप्लाई कर देना। लीप ईयर है 366 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको आता है ना क्लास, सॉल्वेंसी के अंदर ही आएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्लास फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो अगर आता है क्लास, तो सेल्स अपॉन फिक्स असेट लिख देना। नेट असेट टर्नओवर रेशियो आता है तो सेल्स अपॉन नेट असेट, और सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा अगर तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, दैट मींस ये नेट सेल्स है, तुम्हें दोबारा इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्लास यहाँ पे। नेक्स्ट
नेक्स्ट चेक करते हैं क्लास। नेक्स्ट है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता किस बेसिस पे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पे बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये ध्यान रखना। मतलब रेशियोज की बात करें तो रेशियोज में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला ही करना है और कुछ नहीं, सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना और कौन सा रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रेशियो, मान लो कि आपको लग रहा है कि सर हमने सब कुछ कर रखा है, बस हमें रेशियो ही चाहिए, तो रेशियोज का जो मैंने वन शॉट बनाया है ना, वो आप देख लेना। रेशियो का वन शॉट जो मैंने बिफोर एग्जाम बनाया था उसको देखना, सिर्फ रेशियो का मैंने डिटेल में करा रखा है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज बोलेगा क्रोनोलॉजिकल तरीके से ऑर्डर करो, और ऑर्डरली मतलब लिखो कि किस हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, या आपको 4-5 चीज दे देगा, बोलेगा बस आप इसे अरेंज करो। तो अगर आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट पता है तो क्लास आप इसे आराम से अरेंज कर लोगे, अगर आपको फॉर्मेट का पता है तो ध्यान से समझना। फॉर्मेट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर आता है सरप्लस या नेट प्रॉफिट, फिर इसमें ऐड करोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करोगे। फिर इसमें 4 चीजें ऐड करो, टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। इनको ऐड करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ध्यान रखना, अगर कोई भी लॉस होता है, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट और लॉस बाई क्लास एनी काइंड ऑफ लॉस जो कि अर्थक्वेक से हो गया, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका लॉस यहाँ ऐड करेंगे और उसका इंश्योरेंस क्लेम जो है ना, वो आप क्या करोगे, यहाँ सबसे ऊपर माइनस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर मान लो मशीन जल गई, उससे कोई क्लास नुकसान हो गया कैपिटल गेन का, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जाएगा, वो भी ध्यान रखना। नॉन कैश आइटम ऐड करोगे फिर इसके अंदर, फिर हम ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ये क्या करोगे, लॉस को ऐड करोगे और गेन को माइनस करोगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया, इंटरेस्ट इनकम को माइनस करोगे। अच्छा एक सेकंड, और ये ना कुछ और रेशियोज हैं जो नई नई रेशियोज आपके सिलेबस के अंदर, एक बार आप ये भी देख लो, रह गया था। सबसे पहला इसके अंदर अर्निंग पर शेयर, ये आपने पहले भी निकाला बीएसटी के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, है ना। इसमें से क्लास क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे। मतलब पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आएगा, पीबीटी माइनस टैक्स आएगा, पीएटी, पीएटी में से घटाओगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद जो आएगा क्लास, वो हमारा आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या आएगा क्लास यहाँ पे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। डिवाइड दोगे क्लास किसको, इससे, नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तुम्हें पता पड़ जाएगा अर्निंग पर शेयर कितना है। मान लो तुमने अर्निंग किया है 5 लाख, शेयर्स तुम्हारे हैं मान लो 10,000, तो 5 लाख को 10,000 से डिवाइड दे दो, तो हर शेयर ने कितने रुपए कमाया, 50 रुपए। मेरे पास 2 शेयर है, मेरी कमाई 100 रुपए को होगी, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अगला डिविडेंड पर शेयर, तो टोटल डिविडेंड जो है ना, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दे दो, पता पड़ जाएगा पर शेयर को, पर शेयर पे कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अपना अर्निंग पर शेयर, ये जो डिविडेंड पर शेयर निकाला उसको ऊपर रखो, नीचे रखो ईपीएस, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बस प्रेफरेंस मत लेना इक्विटी के अंदर, बस इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर सिर्फ इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपका आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये आएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। मैं बोलता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये रेशियो नए हैं, तो इस पे आपको एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना पड़ेगा, ये रेशियो बहुत ज्यादा नए रेशियोज हैं। ठीक है, हाँ कैश फ्लो पे थे हम, ऑपरेटिंग में नॉन कैश हमने ले लिया। अच्छा इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हम इसके बाद देखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 4 चीजें आते हैं। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, ठीक है, और करंट एसेट घटेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। ये फॉर्मेट बस आप ध्यान रखना। लास्ट में टैक्स पेड आता है, सबसे आखिरी में टैक्स पेड आएगा प्रीवियस ईयर का, और फिर आंसर जो आएगा प्लस में आएगा तो नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आ गया तो नेट कैश यूज्ड, सॉरी प्लस में आया तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है,
रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो सारी चीजें प्लस होंगी। परचेज ऑफ फिक्स असेट या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ शेयर, ध्यान रखना ये भी सवाल आता है कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आता है। तो परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग है, इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है, समझ रहे हो बात को। और फिर गुडविल परचेज वो भी हम माइनस करेंगे, गुडविल परचेज, पेटेंट परचेज वो भी माइनस करेंगे। फिर लास्ट में जो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्लो फ्रॉम अगर आंसर प्लस में आता है, यूज्ड इन अगर आंसर माइनस में आता है, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है क्लास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, ये सब फाइनेंसिंग में पैसा आता है इससे, तो प्लस। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो भी पैसा आ रहा है क्लास, प्लस। बैंक से उधार ले रहे हो कुल मिला के। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, वो भी प्लस। इन सब का उल्टा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, है ना, लोन रीपेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, सब फाइनेंसिंग से माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो क्लास माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व घटेगा तो क्लास क्या होगा, माइनस। जनरली आने की नौबत नहीं आएगी, वो किसी बोनस इशू करने से घटता है। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर आएगा। कैश फ्लो में कई सारी चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते। बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा निकाला, कंसिडरेशन अदर दैन कैश, आपने शेयर तो इशू कर दिया लेकिन बदले मशीन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिया बदले मशीन ले लिया, तो यार ये सारी चीजें हम कैश फ्लो के अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई भी क्लास मनी का मूवमेंट नहीं हुआ है। इवन जो बोनस इशू है ना, बोनस शेयर, कंपनी जो क्लास बोनस शेयर फ्री में जो शेयर कंपनी इशू करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा निकाल के, अदर रिजर्व से पैसा निकाल के, वो सारा का सारा भी क्लास हम लोग इसको कैश फ्लो के अंदर नहीं दिखाते। क्यों? कैश फ्लो के अंदर वही दिखाते हैं जब हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो डी पॉइंट है क्लास, उसके अंदर क्या क्या आता है, सब कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल्स भी आता है। ये सीओटी में पिछले साल भी पूछा गया था, तो मैंने देखो वैल्यू ऐड कर दिया इसमें। तो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तो पता था आपको। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स अगर है तो वो भी आएगा, टिक मार्क में आ सकता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की डी एक्टिविटी में, तो ये दोनों भी क्लास, ये सारा आप लिखोगे। अब आपको छोटा मोटा अकाउंट्स पूछा जा सकता है बनाने के लिए कि भाई बताओ टैक्स पेड जो दे रखा है तो मेड कितना आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट पता है ना आपको कैसे बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स 31 मार्च 22, ये आ गया बीडी 1,80,000, और ये आ गया सीडी कितना है क्लास 1,40,000। 1,40,000 का टैक्स पेड है तो आप टू बैंक लिख दोगे टैक्स पेड। टैक्स पेड क्लास ऑपरेटिंग में माइनस होता है कितना 1,40,000। 1,40 कितना आ गया 2,80,000। 2,80,000 1,80 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा 1,00,000। ये आएगा बाई, ये जो 1,00,000 रुपए क्लास आएगा ये किस नाम से आएगा, बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है। मेड ऑपरेटिंग में प्लस आ गया और पेड ऑपरेटिंग से माइनस आ गया, ठीक है। तो अगर कभी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने को आता है, अब फिर कोई भी चीज हो, एनी चीज, कोई भी आइटम हो, अगर ऊपर क्लास आपको बैलेंस दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग और नीचे क्लास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो उस सिचुएशन में पक्की बात है क्लास आपको अकाउंट बनाकर ही मेड पेड का डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लास मशीन है और डेप है। अब इसमें भी आपको अकाउंट बनाने को आ सकता है, ऊपर भी डेप्रीशिएशन है नीचे भी डेप्रीशिएशन है, तो मशीन का अकाउंट बनाओगे और दूसरा है क्लास एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाओगे। तो मशीन का जब आप अकाउंट बनाओगे तो मशीन का बीडी कितना है, मशीन का बीडी है 20 लाख रुपए, है ना। सीडी कितना है क्लास, आपको याद आ जाएगा, सारा आपने पढ़ रखा है, 25,40,000। बीडी है 20 लाख, सीडी है 25,40। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख रुपए, और सीडी कितना है क्लास 4 लाख, ठीक है। 2-3 चीजें पूछेगा फिर ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, देखो कॉस्टिंग का मतलब होता है कि डेप घटाया नहीं है अभी, लेकिन अगर बुक वैल्यू लिखा आ गया, बुक वैल्यू का मतलब है कि इन्होंने डेप घटा दिया है, बुक वैल्यू का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्टिंग कितनी है 50,000, डेप लगा है 30,000 का, तो आज 20 का होना चाहिए। 20 की चीज को 15 में बेचा, तो बाई बैंक सेल बेचा कितने में है 15,000 में। 20 की चीज को 15 में बेचोगे तो 15,000 को बाई पी एंड एल लॉस भी होगा, और डेप्रीशिएशन कितना है क्लास यहाँ पे 30,000, ठीक है। तो ये होगा 25,70,000 टोटलिंग, नहीं 70-80 25,90,000, 25,90,000। तो बैलेंस जो आ गया वो आ गया 5,90,000। क्वेश्चन तुमसे बोलेगा कि फाइनेंसिंग में कितना लिखोगे, तो ये इन्वेस्टिंग में कितना लिखोगे, तो इन्वेस्टिंग में कितना लिखोगे क्लास इस क्वेश्चन में 590 तो माइनस हो गया और सेल होगा 15,000 प्लस, तो 15,000 प्लस 590 माइनस जो आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट कैश फ्लो होगा।
ऑपरेटिंग में कितना कितना जाएगा? अगर क्लास आपने मशीन में लिखा है बाय डेप्थ, तो डेप्थ में क्या लिखोगे? टू मशीनरी। कितना है क्लास? 30,000। तो ये हो गया 4,30,000, ये हो गया 3,00,000, तो ये हो गया 1,30,000। और ये बाय डेप्थ ड्यूरिंग द ईयर है। ये जो डेप है क्लास, ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप्रिसिएशन है 4,30,000। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग में। और ये जो लॉस है ये भी कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। लॉस प्लस होगा ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन प्लस होगा। और ये परचेज कहाँ जाता है क्लास? इन्वेस्टिंग से माइनस। और सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। दो चीज़ें इन्वेस्टिंग में और दो चीज़ें ऑपरेटिंग में। तो ये वो है जो 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको सब याद आ गया होगा एक बार क्विक रिकैप करते ही। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ध्यान समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, अगर प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है, ठीक है, नीचे ही दिया होगा हमेशा, प्रपोज डिविडेंड फुटनोट में आता है, तो जो प्रीवियस ईयर का है ना उसी का ट्रीटमेंट करना है, उसी को ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग से माइनस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे तो मेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और जो टैक्स पेड है ना वो ऑपरेटिंग से क्या होता है? माइनस। अगर खाली पीएफटी दे रखा है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नीचे कुछ भी नहीं दिया, तो प्रीवियस ईयर का जो होता है क्लास उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स पेड, और करंट ईयर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मेड ऑपरेटिंग में प्लस, और पेड ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में क्या होता है? माइनस होता है। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट लोन पे हो, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे हो, अगर क्लास इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो फाइनेंसिंग से माइनस, और सेम जो इंटरेस्ट है ना वो ऑपरेटिंग में नॉन कैश वाले के अंदर ऑपरेटिंग में प्लस भी करोगे। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग में क्लास माइनस होगा, फिर इन्वेस्टिंग में क्या करोगे? उसको प्लस करोगे। सेम इंटरेस्ट रिसीव की जगह रेंट रिसीव होगा तो भी आप यही काम करोगे। अच्छा, गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल अगर राइट ऑफ है या अमोर्टाइज है, राइट ऑफ या अमोर्टाइज है तो ऑपरेटिंग में प्लस, और अगर परचेज है, बढ़ रहा है तो परचेज है वो इन्वेस्टिंग से माइनस, घट रहा है तो राइट ऑफ है वो ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये हो गया क्लास सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट जो आमतौर पे क्लास पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूँ 9% डिबेंचर्स 31 मार्च 23 करंट ईयर, 31 मार्च 22 प्रीवियस ईयर, 5 लाख 6 लाख, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा इंटरेस्ट क्लास 9% निकलेगा ओपनिंग पे। अगर ये डिबेंचर्स, अगर ये 9% प्रेफरेंस शेयर्स होता ना, उस प्रेफरेंस शेयर्स का हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को जाता है डिविडेंड, और डिविडेंड जब तक प्रपोज नहीं होगा, डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक अपने आप पे नहीं करेंगे। बट इंटरेस्ट को हमेशा अपने आप पे करना है, भले ही क्वेश्चन बोले ना बोले। तो कुछ नहीं लिखा तो ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा। क्वेश्चन कहेगा कि जो डिबेंचर इशू हुआ है वो क्लास 31 मार्च 23 को हुआ है, साल के एंड में इशू हुआ, तो भी इंटरेस्ट शुरू में लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है क्लास 31 मार्च 22 को इशू हुआ, साल के शुरू में ही इशू कर दिया, यानी शुरू में 5 लाख था, ये ओपनिंग बैलेंस है, शुरू में 5 लाख था, इसी डेट को और इशू कर दिया 1 लाख, तो आपको क्लास एंड वाले पे निकालना है। शुरू में इशू या रिडीम हुआ तो एंड वाले फिगर पे, एंड में इशू या रिडीम हुआ तो शुरू वाले फिगर पे, कुछ नहीं लिखा है क्लास तो बिगनिंग वाले यानी शुरू वाले फिगर पे। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये बोलेगा कि जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 1 अक्टूबर 2023 को हो गया, 1 अक्टूबर 2022 को हो गया, तो क्या करोगे? शुरू में था 5 लाख, 1 अप्रैल को 5 लाख था, ये 1 अप्रैल 22 है, 31 मार्च 22 को 1 अप्रैल 22 भी कह सकते हैं। शुरू में था क्लास कितना? 5 लाख, और 1 अक्टूबर तक 5 लाख ही रहा है, तो 5 लाख का 9% 6 महीने का, फिर 1 अक्टूबर को आपने 1 लाख और इशू कर दिया, तो बाकी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 लाख रहा है, तो 6%, तो 5 लाख का 9% 45,000, तो ये आएगा 22,500, आधा हो जाएगा 6/12, 6 लाख का 9%, 9 छिक्के 54,000 का 27 जोड़ के जो भी बनेगा क्लास यहाँ पे 7 2 9 504 49,500। आप देख लेना कुछ अगर मैंने मिस्टेक करी हो तो, ये 49 मतलब ये कैलकुलेशन देखो, ये बिल्कुल ठीक है। समझ गए बात हो क्लास? तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। इनफ्लो आउटफ्लो तो मैंने बता दिया क्लास, कोई भी चीज़ सेल करते हो, चाहे घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा आता है, परचेज करोगे पैसा जाएगा, बाकी कैश फ्लो में जो जो प्लस है उन सबसे पैसा आ रहा है, माइनस है उन सबसे पैसा जा रहा है। प्रपोज डिविडेंड से पैसा आता जाता नहीं, नो फ्लो है। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से निकाला, अदर देन कैश कुछ खरीदा, नाम से पता पड़ रहा है अदर देन कैश है, बोनस इशू किया है, तो उस सबसे क्या होता है क्लास? नो फ्लो। कैश का कोई भी फ्लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी का सेल परचेज भी नो फ्लो होता है, ध्यान रखना। पेटेंट परचेज आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में जाता है?
फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाता है, शेयर डिबेंचर्स लोन जो है वो क्लास फाइनेंसिंग में जाता है, बचा कुचा जो है वो क्लास आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। पेटेंट आपने खरीदा, पेटेंट परचेज अगर आपने किया ना तो वो किसके अंदर जाएगा क्लास, गुडविल पेटेंट परचेज करते हो इन्वेस्टिंग में। शेयर्स परचेज किया तो फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। आपने खरीदा है, शेयर इशू किया तब आएगा फाइनेंसिंग में। अब कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी, बैंक्स। तो ये जो फाइनेंशियल कंपनी होती है यानी जो बैंक्स होती है ना, इनकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्लास ऑपरेटिंग में जाती हैं। इनका काम ही है लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना। तो उन सब के लिए क्लास किस एक्टिविटी के अंदर जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल कंपनी के लिए, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने क्लास सारा का सारा रिवाइज कर लिया। आई होप आप लोगों का अभी कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस पेपर मॉक्स जरूर बना लेना। क्लास कंप्लीट रिवीजन कर लिया, फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास मैंने 3 पार्ट में अकाउंट्स खत्म किया है, कल सुबह हम बीएसटी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं 12 बजे से पहले एक बार और वीडियो डाल के, जैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से मेहनत करो, आज की रात अच्छे से खत्म करो। जो दिक्कत समस्या है मुझे बताना, डेफिनेटली मैं काम करूंगा। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स जरूर 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 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।